अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। तीन अहम खबरें जो कि मुस्बत हम कह सकते हैं, हमने देखा गुज़िश्ता कुछ दिनों में हम तक आई हैं। एक पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट के हवाले से, FATF के हवाले से एक अहम खबर कि अक्टूबर तक हम ऑन साइट विजिट के बाद ये तवक्को रखते हैं कि हम ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान और IMF की डील के हवाले से, खासतौर पर फिस्कल साइड के हवाले से हमारा एक डील या फिर उसके हवाले से कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ एक अहम कदम हमने जो है इस पर ले लिया। कहा जा रहा है कि मॉनेटरी टारगेट्स भी स्टेट बैंक के साथ एक बार जो एग्री हो जाएंगे, उसके बाद जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो होगा और उसके बाद एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की तरफ मामला जाएंगे। दो मुस्बत खबरें। और उसके साथ तीसरी अहम मुस्बत खबर हमने देखा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से है। चीन पाकिस्तान के लिए जो 2.3 अरब डॉलर की इस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त चीन से मिलने, उसके हवाले से भी मुस्बत खबर है कि तमाम मामला तय पा चुके हैं। इन तमाम चीज़ों का असर पाकिस्तान की फॉरेक्स मार्केट पे आना शुरू हो गया। आज रुपया अपनी कदर जो है वो मुस्तहकम करता हुआ नजर आया डॉलर के अगेंस्ट, और हमने देखा तारीखी 4 रुपये से ऊपर का इजाफा इंटर बैंक के अंदर जो है रुपये की कदर में हुआ। ओपन मार्केट में भी हमने देखा कि रुपया अपनी कदर जो है वापस हासिल करता हुआ हमें नजर आया। सूरत हाल यहाँ पर पाकिस्तानी मईशत के लिए तो मुस्बत खबरें हैं बहुत सारी, लेकिन बहुत से अहम सवालात यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पे मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी पर सवालात उठाएंगे, साबका हुकूमत इमरान खान साहब पर भी सवालात उठाएंगे। लेकिन पहला और सब में कि IMF से होने वाले मुआहदे या एग्रीमेंट के बाद जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम है, यानी मेजॉरिटी जो तबका है, उन हाउस होल्ड के ऊपर उनकी इनकम और महंगाई पर क्या असर पड़ेगा इस मुआहदे से। खास तौर पर आपको जहन में यह रखना है कि हुकूमत ने 436 अरब रुपए से अपने टैक्सेस बढ़ाने का वादा IMF से किया, यानी तकरीबन 24% तक हमारे टैक्सेस बढ़ जाएंगे। पहले हमने 7 खरब की बात की थी, अब 7.43 खरब यानी तकरीबन 436 अरब रुपए ज्यादा कलेक्ट करने की हमने बात IMF को बताई है। क्या FBR ये कर सकेगा, वो तो एक सवाल है, लेकिन क्या ये महंगाई पर इसका असर क्या होगा, ये भी सवाल उठाएंगे। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अहम बातें की, उन्होंने बताया कि टैक्स अमीरों पर लगेगा, लेकिन क्या ये असर गरीबों तक, मिडिल इनकम, लोअर इनकम तक नहीं आएगा, सवाल उठाएंगे। लेकिन क्या कहा वजीर आजम पाकिस्तान ने, जरा पहले आपको सुनवाते हैं। पहली मर्तबा तारीख में पहली मर्तबा जेन्युइन टैक्स लगाया जा रहा है नेट इनकम के ऊपर। जो बड़े बड़े जो इस मुल्क के, जिनको अल्लाह ताला ने बेपनाह जो दौलत से नवाजा है, साहिब सरवत जिनको कहते हैं, उनको इंशाअल्लाह हम टैक्स लगा रहे हैं उनके नेट इनकम के ऊपर। और वो जो वो खरबपति हैं, अरबपति, ये बताया गया कि ये टैक्स लगाया जा रहा है अमीरों के ऊपर जो अरबपति हैं, खरबपति हैं। लेकिन क्या ये 436 अरब रुपए हकीकी पर आम आदमी की महंगाई से जो कमर टूट चुकी है उस पर और ज्यादा बोझ डालेंगे या नहीं डालेंगे? डॉक्टर फारूक सलीम साहब माहिर तज्ज़िया निगार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। जफर प्राचा साहब फॉरेक्स मार्केट एसोसिएशन के आप अहम ओहदेदार प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अब दोनों को बहुत खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। शेख वकास अकरम साहब भी सियासी हालात पे बात करने के लिए साथ होंगे। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, क्या ये 436 अरब रुपए आम आदमी पर आएंगे या नहीं आएंगे, या जो बात हुकूमत कह रही है कि अमीरों तक ही टैक्स रहेगा, इसका असर कहां तक आएगा और क्या महंगाई इससे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? फारूक सलीम साहब। जी सैफान साहब, मेरे ख्याल 2 सवाल कर रहे हैं आप, आपके एक सवाल के अंदर भी छुपे हैं जी। पहला सवाल तो ये है कि जो पेट्रोलियम की मद में कीमतें बढ़ेंगी, जिसमें कहा गया कि 5 रुपए इजाफी टैक्स लगाया जाएगा, और ये उस वक्त तक लगता रहेगा जब तक वो 50 रुपए तक नहीं पहुंच जाता। तो उसका असर जो है वो तो पाकिस्तान में, चाहे वो कम आमदन वाले हों, ज्यादा आमदन वाले हों, सबके ऊपर आएगा, बल्कि जो कम आमदन वाले हैं उनके ऊपर उसका बोझ ज्यादा आता है। जहां तक टैक्स का ताल्लुक है, आपने जो कहा, मैं समझता हूं कि पहली दफा एक कोशिश की जा रही है कि जो बोझ है टैक्स का वो इनडायरेक्ट टैक्स से उठा के डायरेक्ट टैक्स की तरफ ले जाया जाए। उसमें 2 कोशिशें हैं। एक तो जो बहुत ज्यादा कमाने वाली शख्सियात हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, और दूसरा सुपर टैक्स के नाम से जो बहुत मुनाफा बख्श कंपनीज हैं, जिनमें शुगर वाले हैं, जिनमें बाकी इदारे, बाकी कंपनीज हैं और बैंक्स हैं, उनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो बढ़ाया जा रहा है। तो अभी देखिए सिचुएशन ये है कि तकरीबन 35% टैक्स जो है वो डायरेक्ट है और कोई 65% जो है वो इनडायरेक्ट है। तो हम सब लोग इनडायरेक्ट के हमेशा खिलाफ रहते हैं, क्योंकि उसका जो बोझ है वो पाकिस्तान के गरीब तरीन तबकात पे सबसे ज्यादा पड़ता है।
तो कोशिश ये की जा रही है, वेदर कामयाब होता है एफबीआर ये काम करने में या नहीं है तो ओनली टाइम विल टेल। लेकिन फरूख साहब ये बताएं कि जो टैक्सेस अमीर तबके पे या बड़ी कंपनीज पे भी लगेंगे वो भी तो इवेंचुअली पास ऑन अपनी प्राइसेस पे कर देते हैं, या अगर शुगर पे लगते हैं तो वो भी पास ऑन कर देंगे कीमतों के ऊपर अपनी चीनी की, तो इवेंचुअली तो आम आदमी पास ऑन होगा ये टैक्स। जी, वो इकोनॉमिक्स में हमें यही सिखाते हैं कि जब कंपनियों पे टैक्स लगाया जाता है तो वो पास ऑन होता है कंज्यूमर्स के ऊपर, लेकिन वो सारा का सारा पास ऑन नहीं कर सकते। अगर कंपैरेटिव इंडस्ट्री है, उन्होंने दूसरों के साथ compete करना है तो वो सारा का सारा टैक्स जो है वो सार्फिन के ऊपर नहीं आता। कुछ शरह उसकी जो है वो सार्फिन के ऊपर जो है वो मुंतकिल हो जाती है। फिर जो बजट में एग्जेम्पशन दी गई थी 12 लाख रुपए के हवाले से, अगर आपकी 1 लाख रुपए की इनकम है वो वापस ले लिया गया है। लेकिन जो पिछले साल 50,000 रुपए वाली इनकम के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था वो 5% था, अब नई वाली शरह जो है वो 2.5% होगी। तो उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि टैक्स का बोझ जो है वो कुछ कम किया गया है। तो काफ़ी मेहनत की मुज़ाकरात हुए हैं। लगता ऐसे है कि डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े सख्त मुज़ाकरात किए हैं और बड़ी सख्त किस्म की लेन देन हुई है और कुछ उनको कामयाबियां हुई हैं और बहुत सारी चीज़ों पे हमें IMF की जो आदाब हैं वो मानना पड़ेगा। अच्छा, कामयाबियां क्या हुई हैं फरूख सलीम साहब, आप ये बता, ये जो हमने दो चीजें तो सुनी है, एक तो ये कि 10.7% जो टैक्स लगना था सेल्स टैक्स पेट्रोल पे वो IMF ने वापस ले लिया मुतालबा, और 30 रुपए जो एक साथ बढ़ाने को कह रहे थे वो पेट्रोलियम लेवी, वो अब किस्तों में यानी ग्रेजुअली 50 रुपए का जो इंपैक्ट है वो आएगा, 5-5 रुपए करके, 10 रुपए करके। तो ये IMF पीछे हटाए इन दो मुतालबात के ऊपर, और ये मुफ्ता इस्माइल साहब की मुज़ाकरात से हटाए या फिर ये डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हमने यूज किए वो उसका भी काम आया अमेरिका वगैरह का? देखिए, ये तो अंदर की खबर मुझे नहीं मालूम कि नतीजा क्या है, लेकिन नतीजा जो आपने कहा वही हुआ है कि 30 रुपए लीटर की इंसिस्टेंस थी IMF की तरफ से, वो मिफ्ता इस्माइल साहब कामयाब रहे हैं कि उन्होंने स्टैगनेट कर दिया उसको। देखिए, अब हो ये रहा है कि अगर तो आलमी मंडियां में तेल जिस तरह गिर रहा है, कहा जा रहा है कि अमेरिका में रिसेशन आ रहा है, यूरोपियन यूनियन की ममालिक में रिसेशन है, चाइना की इकॉनमी स्लो डाउन हो गई है, तो जो डिमांड है तेल की आलमी मंडियों में वो समझता हूं मैं कम हो रही, और उसके नतीजे में आपने देखा कि पिछले चंद हफ्तों में जो तेल $128 का बैरल पहुंच गया था, अब वो 107 और $108 पे आ गया, यानी कि तकरीबन 15 से 16% उसमें डाउनवर्ड प्रेशर आया है। और अगर ये मजीद डाउनवर्ड प्रेशर आता है तो वो जो हमने IMF से एग्रीमेंट किया है 5 रुपए जो हर महीना बढ़ना है, मैं समझता हूँ कि वो ज़रा आसान हो जाएगा पाकिस्तानियों के लिए बर्दाश्त करना। सही। और मैं दूसरी बात, मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज अहम किया है कि हम डिफॉल्ट से बच गए। आपको सुनाते हैं नाज़रीन के वजीर खजाना ने क्या बात की है अहम तरीन, कि हम किस तरह डिफॉल्ट से बचें। लेट्स से दिस के क्या कहा उन्होंने। अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है और हम शेयर्ड सेक्रीफाइस करवाए। अगर हमने यहाँ पर पेट्रोल महंगा किया है, हमने यहाँ पर डीजल महंगा किया, और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये आसान नहीं था, क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि ये मुल्क जो है खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की तरफ ना चले जाए, और ये सब करके दिखाया अल्लाह ताला की मेहरबानी से। तो आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और आज हमारा रुपया जो है अमेरिकन डॉलर के सामने बढ़ रहा है, रुपया अमेरिकन डॉलर के सामने बढ़ रहा है, मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है। जफर पराचा साहब ये बताएगा कि ये जो खबरें आई हैं चीन के हवाले से, डॉलर पाकिस्तान की डील के हवाले से और फैटिफ के हवाले से, ये तमाम चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, और ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है या मजीद होंगी इसमें। और अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत नहीं हुए हैं, जब दस्तखत होंगे तो और गिरेगा डॉलर या ये यहीं पर रुक जाएगा आगे? फराजा साहब, बात यह है कि डॉलर तो मजीद गिरेगा। अगर मैं एक बात की वजाहत कर दूं, अगर जैसे कि कल कहा गया है IMF की जो जफर पराचा साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी जफर पराचा साहब प्लीज़ फरमाइएगा जी। ये देखिए जनाब, जैसा कि डॉलर आपने पूछा मजीद गिरेगा, सिवाय इसके कि कल जो खबरें आई हैं IMF के साथ, जो हम पहुंच गए हैं बिल्कुल आखिरी मराहिल में, लेकिन उसमें जैसे उन्होंने कुछ रेवेन्यू बढ़ाने की बात की है और टैक्सेस बढ़ाने की बात की है, उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हम एक सेशन स्टेट बैंक से भी करेंगे, जिसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट रेट की बात की है और रुपए की पैरिटी की बात की है। तो अगर उनकी कोई नई कंडीशन नहीं है फर्दर मज़ीद रुपए को डिवेल्यूएशन की, तो ये लाजमी रुपया स्ट्रॉन्ग होगा और डॉलर नीचे आएगा, और मेरे अंदाजे के मुताबिक 190 रुपये पे इसको फिल वक्त आना चाहिए। और लॉन्ग टर्म में अगर आप मेरे से पूछें, जो हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं उसके मुताबिक डॉलर 160-165 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसकी
वजाहत मैं ऐसे करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तानी में जो डॉलर है अफ़गानी पर अफ़गानी वो 85 से 90 रुपए अफ़गानी है। इंडिया 70 से 75 है, बांग्लादेश में 85 से 90 है। तो खित्ते में सबसे कमज़ोर करेंसी हमारी है। उसकी वजह ये नहीं है कि हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स ख़राब हैं, वो इतने ख़राब नहीं है। मैक्सिमम डॉलर का रेट 160-165 होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमको अपना इंपोर्ट को एक्सपोर्ट के साथ टैग करना पड़ेगा। जितनी एक्सपोर्ट उतनी इंपोर्ट, और हम एक्सपोर्टर को कहें कि तुम ही इंपोर्ट कर सकते हो, अगर हम उसको टैग कर देंगे तो वो मज़ीद एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, और जो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते वो भी एक्सपोर्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नई मंडियां तलाश करेंगे। फिर उसके साथ साथ एक ये ज़रूरी बात है कि जितनी हमारी इनकम है उतना हमको एक्सपेंस करना पड़ेगा। ये जो टैक्सेस लगाने की बात हो रही है, ठीक है, ये टैक्सेस लगाएं ज़रूर, लेकिन जो एलीट क्लास को जो सब्सिडीज़ हैं मुख्तलिफ मद में, खास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस। लेकिन ज़फ़र साहब, मैं इससे पहले ये मुझे बताएं, आपने 190 रुपए कहा है कि इसमें आ सकता है इन्हीं खबरों के बुनियाद के ऊपर। तो एक तरफ जैसे फारूक साहब ऑयल का आउटलुक बता रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा भी, तो इसका मतलब तो कीमतें पीडीएल लगाने के बाद भी कम हो सकती है मजीद तेल की। लेकिन एक ब्रेक लेना है नाज़रीन हमें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसे उठाते हैं कि आखिरकार तेल की कीमतें आर्मी मार्केट में कम आती हैं, और जिस तरह अभी फॉरेक्स मार्केट के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 190 पे वो समझते हैं रुपए को होना चाहिए अगेंस्ट डॉलर को, अगेंस्ट होना चाहिए अगेंस्ट रुपी। इस ब्रेक के बाद सवाल उठाएंगे कि तेल फिर का क्या उसका मुस्तकबिल है। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। मुस्बत खबरें जो आ रही हैं, आखिरकार इसका डॉलर पे असर क्या पड़ेगा, महंगाई पे असर क्या पड़ेगा, जिसकी हम सबको सबसे कंसर्न है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिट इस पर आम आदमी महंगाई से हो रहा है। 190 पे जफर राजा साहब आप कह रहे थे, ब्रेक पे हम चले गए, कि आप कहते हैं कि डॉलर आ जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट, अभी फरूख सलीम साहब भी कह रहे थे कि डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जो है उनका रुझान, लगता है गवर्नमेंट सीरियस है अबाउट रिफॉर्म्स। जफर राजा साहब, सर मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, आखिर में आपने क्या कहा? राजा, मैं ये कह रहा हूं हुकूमत सीरियस है रिफॉर्म्स के बारे में लेकर, आपको लगता है? जी, क्या लगता है? रिफॉर्म्स को लेकर गवर्नमेंट सीरियस है, रिफॉर्म्स को लेकर? देखिए, बात यह है जी, मुझको गवर्नमेंट रिफॉर्म्स के हिसाब से सीरियस नहीं लगती। अच्छा, अवाम पे टैक्सेस लगाने के और विंडो ड्रेसिंग के और कुछ भी नजर नहीं आता। अभी तक इन इक़दाम नजर नहीं आया कि या तो इन्होंने कोई ज़रूरी टैक्स लगाया हो, या इन्होंने को पार्लियामेंटेरियंस की मराद कम की हों, या उनके सवाबदीदी फंड्स खास तौर पे तरक्याती अखराजात जो बजट पास कराने के लिए या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को बचाने के लिए 30-30, 40-40 करोड़ रुपये पर एक आदमी को दे दिया जाता है, या उनकी पूरी फैमिलीज़ को फर्स्ट क्लास जहाज़ की टिकट्स दी जाती हैं इस्लामाबाद आगे पीछे आने जाने के लिए, और इस तरह के बेतहाशा। फिर आप देखिए इनकी जो काबीना है पार्लियामेंट, वो इतनी बड़ी दिन ब दिन होती जा रही है। कल भी इन्होंने 3 नए अपने एडवाइज़र बना दिए, उनका मिनिस्टर लेवल का दर्जा है। फिर एक खबर कल आई कि पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम मिनिस्टर्स को नई गाड़ियां दे दी हैं। तो ये तो आवाम का खून निचोड़ने वाली बात है। 99% लोगों से टैक्स लेके। अच्छा जफर साहब, ये बताएं कि आप जो कह रहे हैं कि 190 पे आप समझते हैं कि इस वक्त इस सूरत हाल में आपको नजर आता है डॉलर रुपये की पैरिटी, और आप कह रहे हैं 160 रुपए भी जो एक्चुअल हो सकता है, उसके लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे, और ये 190 कितने दिन में आपको होता हुआ नजर आता है? यानी आप समझते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और ये 190 पे आ जाएगा, या ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता कितने दिन में आएगा? इस बारे में आपको क्या लगता है फॉरेक्स मार्केट के लिहाज से? देखिए जनाब, ये एकदम से तो नहीं आएगा, ग्रेजुअली आएगा। क्योंकि आज अगर हम देखें तो कि जो एक्सपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट रोकी हुई थी, आज सिर्फ एक्सपोर्टर्स ने $220 बिलियन इंटर बैंक में सेल किया है। अच्छा, क्योंकि अपवर्ड ट्रेंड था, सेंटिमेंट्स और थे, उन्होंने अपने डॉलर्स रोके हुए थे। ये छोटी अमाउंट नहीं है, $220 बिलियन से उन्होंने एक्सपोर्टर्स ने आज इन कैश कराया पाक रुपी में। तो ये ग्रेजुअली आएगा और तकरीबन 25 से 30 दिन के अंदर 190 रुपए पे इसको आ जाना चाहिए, अगर कोई नई बात नहीं आती। और फराज साहब, कल तक हमने देखा था इंटर बैंक के अंदर एक पैनिक की सिचुएशन कहा जा रहा था, स्टेट बैंक को आकर जो है इस पर अपनी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ रही थी। ये कहा गया कि फॉरवर्ड जो आपके प्रीमियम्स हैं आपके डॉलर स्वैप के ऊपर इंटर बैंक में, वो नेगेटिव हो चुके हैं।
तो वो उस तरफ सूरत हाल अब क्या है? और बैंक्स के बारे में, ये भी स्टेट बैंक के बारे में, जिसकी स्टेट बैंक ने तरदीद की कि एलसीज नहीं खोलने दे रहा स्टेट बैंक, तो इतना पैनिक था और अब अचानक आज ये $220 मिलियन की वजह से हुआ है, या ये पैनिक अभी भी है इंटरबैंक में? जनाब, स्टेट बैंक के पास रिजर्व भी मौजूद है और उन्होंने एलसीज भी बंद नहीं की। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर किया है कि पहले उन्होंने $5 लाख से ऊपर पे कहा था परमिशन लेनी है एलसी खोलने से पहले। अब मेरी मालूमात के मुताबिक उन्होंने कहा $1 लाख से ऊपर बैंक्स को कहे आप पहले हमसे परमिशन लें। रीज़न इज़ दैट कि बैंक्स और इम्पोर्टर्स ने मिलकर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, अगर से कि $1 लाख का उनका डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर 5 जगह एलसीज खोली हैं, उससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। और फिर जाली एलसीज भी खुली हैं, ख़ासतौर पे वो आइटम जो ज़ीरो रेटेड थे, उसके ऊपर भी, उसके ज़रिए भी पैसा बाहर बहुत गया है। तो स्टेट बैंक ने सिर्फ ये कहा आपने हमसे प्रायर परमिशन लेनी है अप टू $1 लाख। फिर दूसरी बात जो आपने बात कही कि जो पैनिक सेल आज आई है, क्योंकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड था, लोगों ने होल्ड किया हुआ था, तो एक सेंटिमेंट्स चेंज हो जाते हैं लोगों के। ये एक इंसानी फितरत है कि जब एक चीज़ ऊपर जा रही है तो वो होल्ड कर लेता है और जब नीचे जा रही है तो पैनिक होकर बेचता है। दूसरी आपने जो बात कही कि $160 के ऊपर, तो मैंने आपसे जैसे कहा कि ख़ित्ते में कमज़ोर तरीन करेंसी हमारी है, तो अगर हम अपनी एक्सपोर्ट देखते हैं वो तकरीबन $30 बिलियन की है, इनवर्ड रेमिटेंसेस $30 बिलियन की हैं, ये $60 बिलियन बन जाते हैं। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और मज़ीद मिला के हमको 10 से 15 बिलियन डॉलर और हो जाते हैं। और अगर हम अपनी इंपोर्ट अगर कंट्रोल में रख के चले मुनासिब हद तक, तो $50 बिलियन से ऊपर नहीं बनती, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये $75 बिलियन पे चली गई, जिसमें से सिर्फ $2 बिलियन के हमारे मोबाइल थे और तकरीबन 14 से 15 हज़ार नई गाड़ीज आ गई, नई गाड़ियाँ आ गई जो कहा जाता है कि उनका ATM कहलाता है। अच्छा, पिछली हुकूमत की मिसमैनेजमेंट में एक और बात आज शहबाज शरीफ साहब ने, जो साबका हुकूमत के ऐसे एनर्जी के हवाले से, उन्होंने गैस के हवाले से कुछ अहम बातें की हैं कि उन्होंने किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिस की। आखिरकार मैं आपको पहले सुना देता हूँ शहबाज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा है। फरूख सलीम साहब का तज़िया भी इस पर लेते हैं कि कहाँ कैसे मिसमैनेजमेंट हुई इमरान खान साहब की हुकूमतों में, जो उनके वज़रा ख़जाना करते रहे। पहले सुनते हैं कि क्या कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। दिल खून के आंसू होता है जब ये अभी जब गैस की कीमतें वो ज़मीन बोझ हो चुकी थी, $4 थी यानी अपना पर यूनिट, दुनिया में खरीदी ना, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। पूरी दुनिया में गैस जो थी वो यानी समझ लीजिए कि मुफ्त मिल रही थी ना। इन्होंने स्पॉट कार्गो खरीदे जो $3 के मिलते थे, वो भी नहीं लिए, और लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं। अभी इन्होंने टेंडर खोला है, टेंडर में किसी ने कोट ही नहीं किया। क्यों? इसलिए नहीं कि अपना वो हमें देना नहीं चाहते, इसलिए कि गैस अब अवेलेबल नहीं है। वो सारे के सारे वो यूरोप के जो ममालिक हैं और दूसरे शुमाली अमेरिका के, यूरोप के और दूसरे फारिस के, वो गैस खरीद रहे हैं और उनको अपना उन्होंने एग्रीमेंट कर ली है उन्होंने। अब हमारे पास जो अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी थी पिछली हुकूमत को कि वो सस्ती तरीन गैस मिल रही थी $3 के ऊपर, $4 के ऊपर, उसके ऊपर एग्रीमेंट्स कर रहे थे। आज वो जो एग्रीमेंट हो जाते तो आज जिन ममालिक ने हमसे वो एग्रीमेंट करने थे वो आज पाबंद होते वो गैस देने पे। एक तरफ रूस के तेल की बात इमरान खान साहब करते हैं, लेकिन ये जो शहबाज शरीफ साहब बता रहे हैं कि हमने सस्ती कीमत पे गैस नहीं खरीदी, इसका नुकसान अलग हुआ। फरूख सलीम साहब, एक और बात भी उन्होंने कही है, उन्होंने कहा कि ट्रस्ट आपने तोड़ दिया IMF का, यानी IMF का ट्रस्ट नहीं रहा हुकूमत के ऊपर। आपने फिस्कल फ्रेमवर्क के अंदर जो चेंजेस करी वो अपने मुआहदे और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की सरियन खिलाफ वर्जी करी और उससे भी आपका ट्रस्ट डेफिसिट आ गया, इसलिए और मुश्किल हो गया IMF को मनाना। ये कितनी बड़ी हकीकत है आपके ख्याल में? जी सफान साहब, पहले मैं वो बात कर दूं, IMF के हवाले से भी कहा गया, IMF किसी मुल्क को ये नहीं कहता कि आप अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दें। उसकी शर्त ये हो आप अपनी करेंसी को फ्री मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें, जो डिमांड एंड सप्लाई हो उसके मुताबिक उसकी कीमत होनी चाहिए। तो ये शर्त कहीं भी IMF नहीं रखता कि आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर दें। जो आपने सवाल उठाया वो अगर आप थोड़ा सा पिछले 18 महीने 20 महीनों का अगर आप तजिया कर लें, आपको याद हो कि फरवरी 17, 2021 हमारे वजीर खजाना साहब थे हफीज शेख साहब, उन्होंने वादे किए थे IMF के साथ। वादे करने के बाद हमने $500 मिलियन की किस्त वसूल कर ली और उस दौरान फिर हमारा नया वजीर खजाना आ गया, शौकत तरीन साहब आ गए और उन्होंने जो वादे किए हुए थे IMF से उनकी सबकी खिलाफ वर्जी का ऐलान कर दिया कि हम वो वादे पूरे नहीं करेंगे।
फिर दोबारा से आप देखिए कि जून 2021 में हमारा बजट आता है और उसमें हमें हुकूमत खुद से बताती है कि 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। उसके बाद 21 नवंबर को शौकत तरीन साहब जो हैं, मुझे याद है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारा IMF से एग्रीमेंट हो गया है, हम 4 रुपए फी लीटर हर महीने जो है वो टैक्स लगाएंगे जब तक वो 30 रुपए तक नहीं पहुंच जाता। फिर अचानक से फरवरी की 28 तारीख सन 2022 वजीर आजम साहब, साबिका वजीर आजम साहब खुद से आ जाते हैं टीवी के ऊपर और वो बजाय इसके कि जो हमने वादे किए थे IMF के, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं और कहते हैं सब्सिडी का ऐलान कर देते हैं। तो आप आलमी इदारों के साथ इस किस्म का गेम नहीं खेल सकते। आलमी इदारे जो हैं वो शख्सियात के साथ मुआहदे नहीं करते, वो वजारत खजाना, वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदे करते हैं। अब अगर आपके पास एक नया वजीर आ जाता है, एक नया वजीर आजम आ जाता है, या आपकी नीयत खराब हो जाती है, आप वादे कर लेते हैं, उनसे किस्त वसूल कर लेते हैं और किस्त वसूल करने के बाद आप अपने वादा खिलाफी पे उतर आते हैं, तो इससे एक वो ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कि वो एक एतमाद का फुकदान आ जाता है। आलमी इदारे आप लोगों के ऊपर एतबार करना बंद कर देते हैं। तो ये साबिका हुकूमत ने जो पिछले 18-20 महीनों में किया, उसका नतीजा ये सामने आया है कि पैगाम गलत भेजा है आपने आलमी इदारों को। तो आप क्या समझते हैं फरूख सलीम साहब, ये तो भाई शौकत तरीन साहब ऐसे काम आपको लगता है कर सकते हैं? बस बजाते खुद ये इमरान खान साहब कह रहे थे करने को, हम नहीं जानते इनसाइड, क्या आपके इल्म में कुछ है ये? क्योंकि ही इज वेल अवेयर ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन और आलमी इदारों से डीलिंग करने का, बैंकर भी रहे हैं, पहले भी वजीर खजाना रह चुके हैं। किस तरह उनको नहीं पता था ये बात सिंपल सी कि आलमी इदारों के साथ आप ये गेम नहीं खेल सकते, लिखें कुछ, कहें कुछ और करें कुछ? अंदर की बात तो मुझे मालूम नहीं है सैफान साहब कि ये किसका फाइनल फैसला था, लेकिन जैसे वो अंग्रेजी में कहते हैं कि द बक फाइनली स्टॉप्स एट द चीफ एग्जीक्यूटिव। जिम्मेदारी जो है वो सारी की सारी वजीर आजम साहब के दस्त के ऊपर ही जाती है, चाहे वो उनके किसी वजीर ने किया हो, चाहे किसी के कैबिनेट मेंबर ने किया हो। लेकिन ये हकायक हैं कि ऐसा हुआ है, हमने वादे किए हैं, वादों के बाद IMF से उसकी किस्त भी वसूल कर ली है और किस्त वसूल करने के बाद फिर हम वादे से वादा खिलाफी हमने शुरू कर दी और उसके बाद उन वादों को, जो वादा खिलाफी होती है, उसको फिर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि वजीर आजम, साबिका वजीर आजम ने जो फरवरी की 28 तारीख को ऐलान किया, उसके बाद वजीर खजाना साहब ये बता रहे थे हमें कि जी हमारे पास तो फंड्स पड़े हुए हैं, जो 100 या 125 बिलियन का खसारा था, जो खजाने को टीका लगना था, वो हमें बताया जा रहा था कि वो हमारे पास फंड्स पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल हकीकत के दूसरी तरफ था। आप देखिए कि IMF ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि दीज वर अनफंडेड सब्सिडीज। ये वेरी क्लियरली अनफंडेड थी, ये कहीं पैसे नहीं पड़े हुए थे। ये हुकूमत जो 5000 अरब का खसारा करने चली थी बजट में, वो ये क्लेम कर रही है कि जी हमने सब्सिडीज के लिए अलग अलग से पैसे ले रखे छुपा के रखे हुए थे। ऐसी कोई हकीकत नहीं, ये प्योरली सियासत हो रही थी और मईशत के साथ जब भी सियासत होती है तो मईशत का और जो फिर पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनका बड़ा नुकसान है। तो अब हम सही ट्रैक पे आ गए फरूख सलीम साहब। एक स्लो स्टार्ट तो हुआ है मिफ्ता साहब का, लेकिन हम जो इमरान खान साहब कर रहे थे, शौकत तरीन साहब कर रहे थे आखिरी दिनों में जो 18 महीने, उसके मुकाबले में अब हम स्टेबल हो गए वाकई में? जो अभी मिफ्ता साहब ने कहा भी है कि हम डिफॉल्ट से बच गए, हम स्टेबिलिटी पे आ गए। देखिए ये बात सच है। मैं समझता हूं कि अप्रैल की 11 तारीख को जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हल्फ उठा रहे थे अपनी वजारत उज़्मा का, उस वक्त जो आलमी मंडियों से हमें पैगाम आ रहा था, जिस बुरी तरह पाकिस्तान का बॉन्ड और पाकिस्तान के सुकूक की वहां पिटाई हो रही थी, यानी कि 26-27% के रिटर्न चले गए थे, तो आलमी सरमायाकार ये पैगाम दे रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। और जून की 30 तारीख बताई जा रही थी कि उस वक्त तक पाकिस्तान जो है विल बिकम द नेक्स्ट श्रीलंका। वो खतरा जो है वो टल गया है। अब वो उसका क्रेडिट आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को दें, वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब को दें, खतरा टल गया है। अब हम डिफॉल्ट से बच गए। लेकिन जो आपने कहा कि क्या हमारी मैशियत सही पटरी पे चल गई है, वो मैं समझता हूँ कि अभी सही पटरी पे नहीं चली। सिर्फ कर्जे हासिल कर लेना, चाहे वो IMF के हों, चाहे वो वर्ल्ड बैंक के हों, वो सही पटरी पे चढ़ने। फरूख साहब, मैं इस पे आपसे एक और, आपने बात शुरू में की ना कि ये IMF कोई मुआहिदा नहीं करता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उससे मुंसलिक कुछ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैंने खुद देखा बजाते खुद, जो कह रहे हैं कि डॉलर 238 पे चला जाएगा, 240 पे चला जाएगा, कोई मुआहिदा हो गया IMF से, वो 230 पे चला जाएगा, 250 पे चला जाएगा कुछ दिनों में, पेट्रोल 350 पे चला जाएगा।
ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये ट्रू है, ये फैक्चुअल है? आप क्या बताएंगे इस पे, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कोई आईएमएफ कहता ही नहीं हमें कुछ करने को डॉलर के हवाले से कि एक्सचेंज रेट सेट करें। फरूख सलीम साहब। जी सैफान साहब, सवाल मुझसे? जी जी। अच्छा सैफान साहब, देखिए डॉलर के बारे में या करेंसी के बारे में कहा जाता है कि करेंसी इज लाइक अ कमोडिटी, यानी कि आप उसको समझिए कि वो चावल है या वो गंदम है, और वो कीमत उसकी बनती है सप्लाई एंड डिमांड की बुनियाद के ऊपर। अब हमारे यहाँ जो सप्लाई है डॉलर्स की वो हमारी एक्सपोर्ट्स है, तो वो है आप समझिए 30-31 अरब, और जो डिमांड बनती है वो हमारी इंपोर्ट्स है, वो हम पहुंच जाते हैं कि 75 अरब डॉलर की तरफ। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमारे रुपए के ऊपर मुसलसल प्रेशर रहेगा। और अभी जो खबर मुझे मिली है कि जो स्टेट बैंक के ज़खायर हैं वो पिछले हफ्ते में 748 मिलियन डॉलर मजीद गिरे, यानी कि अब हमारे पास कोई 8 बिलियन डॉलर रह गए। और 8 बिलियन डॉलर का मतलब ये समझिए कि आपके पास कोई 5 हफ्ते से ज्यादा की इंपोर्ट के पैसे नहीं बचे। तो इस वक्त इंटरबैंक मार्केट का, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, उसमें बिल्कुल डॉलर जो है वो खत्म हो चुके हैं, ड्राइड अप है, यानी कि बैंक दौड़ रहे हैं एक दूसरे से बैंक डॉलर खरीदने के लिए और उनको डॉलर नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब तक वो, जिसको हम कहते हैं कि एक फॉरेन इंजेक्शन चाहिए, एक बैरूनी टीका जब तक नहीं लगेगा डॉलर्स की मद में, उस वक्त तक ये रुपए के ऊपर जो प्रेशर है ये कायम रहेगा। अभी मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारा रुपया जो है वो वाकई में अंडर वैल्यूड है, वो इससे बेहतर होना चाहिए। लेकिन जो पराजे साहब, जफर साहब हमें बता रहे हैं वो मुझसे कहीं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। अच्छा, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। अच्छा, ये मुझे पराज साहब बताएं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि पैनिक सेलिंग हुई, एक्सपोर्टर्स ने 220 मिलियन के डॉलर्स के बेचे, क्या मजीद पैनिक सेलिंग होगी? क्योंकि अभी खबरें और आनी है, सऊदी अरब का पैसा है, चीन का पैसा है, कतर से बात की जा रही है कि शायद वहां से कुछ मिलने का है, यूएई से कुछ मिलने का है। तो ये तो मुसलसल हुकूमत की कोशिशें जो हैं वो चल रही हैं और पैसा इनफ्लोज आने हैं, जो कहा जा रहा है कि 36 अरब डॉलर या 40 अरब डॉलर के हमें पेमेंट्स हमें रिक्वायर्ड है एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस के लिए। तो बहुत पैसा आएगा, तो क्या लगता है आपको मजीद पैनिक सेलिंग होगी, कल होगी, परसों होगी और गिरेगा डॉलर फौरी तौर पे? देखिए जनाब, बिल्कुल ऐसा लगता है कि नीचे आएगा, क्योंकि कल 2-3 दिन में चाइना के तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर आ जाएंगे युआन की शक्ल में। उसके बाद सऊदीया से आने हैं पैसे, फिर आपके IMF से आने हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से आने हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से आने हैं। फिर एक सबसे बड़ी बात है, एक सेंटिमेंट बन जाता है। जब आदमी को पता हो कि ये रोज़ गिर रहा है, तो वो अगर उसकी प्रोसीड्स बाहर पड़ी हैं एक्सपोर्टर की या ओवरसी पाकिस्तानी की या किसी और की, तो वो चाहता मैं जल्द अज जल्द इसको अपने आप को सिक्योर करूं और मैक्सिमम रेट मैं हासिल कर लूं। तो ये एक सेंटिमेंट्स चेंज हो गए और मैं ये समझता हूं कि ये डॉलर और नीचे आएगा। और अब ये बात हमारे जो हुकूमत है उसका देखने का काम है कि वो इस मूवमेंट को जारी रखे और इसके साथ साथ अपने डॉलर को सिक्योर करे। जैसे कि उन्होंने इंपोर्ट वगैरह के ऊपर कुछ पाबंदी लगाई है और कुछ जैसे उन्होंने कहा कि आप हमसे पूछ के एलसी खोलें, तो मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक इसको बेहतर तरीके से कंट्रोल कर लेगा। इसके साथ साथ मैं आपके तवज्जुह से एक बात का दोबारा कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ओवरसी पाकिस्तानी हमसे नाराज़ है। पिछले महीने 25% रेमिटेंस कम आई है, जो कि बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ है। एक तो वो यूँ नाराज़ है कि हमने उससे वोटिंग राइट ले लिया, फिर उसके साथ साथ उसको कोई भी इंसेंटिव या उसको कोई रिबेट नहीं दिया जाता, उसकी जगह ये बैंक्स को दिया जाता है। तो उनको डायरेक्ट इंसेंटिव दें, मिनिमम ₹5 पर डॉलर दें, ताकि वो हवाले वाले। वैसे कल ही आरडीए में $57 मिलियन का रिकॉर्ड भी कायम हुआ है पराज साहब। सर रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन आप देखिए कि 25 वो एक दिन का रिकॉर्ड है। एक दिन का रिकॉर्ड है सर, एक दिन का रिकॉर्ड है ओनली। अब वो जो रिकॉर्ड है वो कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आया है या पेमेंट किस लिए आई है, ये बात वाजे नहीं है, ठीक है। लेकिन 25% कम भी हुआ है। तो लेकिन ये बात तो सही है ना कि $4.5 अरब इसमें अभी आरडीए का ही है हमारे पास, जो अभी है 4.5 बिलियन डॉलर जो पहुंच गए वो। लेकिन वो हमारे तमाम रिजर्व में शामिल है, वो अलग से नहीं है, ठीक है। और अच्छा, और रिजर्व्स भी आपने अभी देखा है, फरूख सलीम साहब ने जो लेटेस्ट सिचुएशन बताई है। पराजा साहब कह रहे हैं कि पैनिक सेलिंग आएगी और डॉलर मजीद गिरेगा। यहाँ से ये कह रहे हैं कि कुछ दिन के अंदर 100 तक ये पहुंच जाएगा। मुस्बत खबरें हैं, मुस्बत खबरें मईशत के हवाले से जो आपके सामने हम रख रहे हैं। ऐसा चीज़ें शायद ट्रैक पे जा रही हैं, लेकिन रिफॉर्म्स फरूख सलीम साहब जो कह रहे थे, उसके बगैर हम कुछ नहीं कह सकते। कर्जे लेना या किसी मुल्क से एड या ग्रांट लेना बड़ी बात नहीं है।
असल बात जब है जब हम ट्रैक पे जब आएंगे, जब हम रिफॉर्म्स की तरफ जाएंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पे। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।